नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है। कैसा है, क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो क्या यही समझा जाए कि 3 तलाक या बहुविवाह प्रथा समाप्त कर दिए जाने से, अवैध कर देने से यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह भी मतलब है कि अन्य समाजों के रीति रिवाजों में भी सुधार होगा, उसे लेकर बहस होगी? क्या इस वक्त जो हिंदू कोड बिल है वो जेंडर जस्टिस के पैमाने पर खरा उतरता है या उसमें भी किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश है? क्या हिंदू कोड बिल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होगा जिसके तहत अलग अलग धर्मों के रीति रिवाजों का कोड बनाया जाएगा? इस तरह का सरकार के तरफ से तो कोई प्रस्ताव है नहीं। लॉ कमीशन के 16 सवाल जरूर हैं, पर वो सवाल पर्याप्त है या नहीं, आपको खुद जाकर उनकी साइट पर देखने चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि 3 तलाक की संवैधानिक वैधता का जो मुद्दा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग है। संविधान निर्माताओं ने उम्मीद जताई थी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाने की कोशिश करेगा। कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर राय मांगी है। सरकार ने बार बार अदालतों और संसद से कहा है कि पर्सनल लॉ में अमूमन कोई भी बदलाव सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद ही होते रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर लॉ कमीशन ने अकादमिक प्रक्रिया फिर से शुरू की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज संभव है या नहीं, इसे रहने दें तो भी यह सवाल उठता ही है कि विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है। एक रूपता ना भी हो तो भी पर्सनल लॉ में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। ये जेटली जी लिखते हैं कि समय के साथ कई प्रावधान पुराने और बेकार हो जाते हैं। सरकारों, विधायिकाओं और समुदायों को समय की मांग का जवाब देना पड़ता है। जेटली के इस जवाब को कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। क्या वे ये ऐसा कह रहे हैं कि कई समुदायों के पर्सनल लॉ में सुधार की प्रक्रिया पर विमर्श चलने की जरूरत है? तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा भी अन्य पर्सनल लॉ पर बहस होगी? कानून के मामले में उनकी विद्वता जग प्रसिद्ध है। अगर वे भी लॉ कमीशन के कुछ सवालों को देखेंगे तो उनके जैसा व्यक्ति शायद ही पसंद करे। फिर भी वित्त मंत्री कहते हैं कि लॉ कमीशन ने अकादमिक विमर्श की शुरुआत की है। लॉ कमीशन के सवालों को आप खुद देखिए और तय कीजिए कि क्या उनके सवालों से वो झलक मिलती है जिसकी बात वित्त मंत्री कर रहे हैं। क्या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है या अन्य पर्सनल लॉ में? लॉ कमीशन में 1-2 ही सवाल ऐसे हैं जो दूसरे समुदायों की बात करते हैं। जेटली फेसबुक पर आगे लिखते हैं कि धार्मिक व्यवहार, रीति रिवाज और नागरिक अधिकार में बुनियादी अंतर होते हैं। जन्म, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार, शादी और मृत्यु से संबंधित धार्मिक संस्कारों को रीति रिवाजों के जरिए ही पूरा किया जाता है। तो क्या जन्म, गोद लेने या विरासत या शादी, तलाक आदि को लेकर जो अधिकार की बात होती है उनकी गारंटी धर्म से होनी चाहिए या संविधान से? क्या इन मामलों में गैर बराबरी हो सकती है? मानव सम्मान से कोई समझौता हो सकता है? कुछ लोग कह सकते हैं कि पर्सनल लॉ को संविधान के अनुसार नहीं होना चाहिए। सरकार का मत साफ है, पर्सनल लॉ को संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। 3 तलाक को बराबरी और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के तराजू पर तौला जाएगा। यही पैमाना दूसरे अन्य पर्सनल लॉ पर लागू होगा। अगर वित्त मंत्री जेटली अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी साफ कर देते कि अन्य पर्सनल लॉ क्या है जहां वे 3 तलाक को परखने के पैमानों को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने जरूर अन्य पर्सनल लॉ में सुधार की बात की है, लेकिन उदाहरण सिर्फ 3 तलाक का ही दिया है। अगर वे दूसरे समुदायों के भी उदाहरण देते तो और बेहतर होता। उनके इस पोस्ट को ध्यान से देखा जाना चाहिए कि वे 3 तलाक की समाप्ति की बात कर रहे हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं। जेटली का लिखा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिर में उनकी इस पंक्ति को भी गौर से समझने की जरूरत है जिसमें कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में अकादमिक बहस लॉ कमीशन के सामने चलती रह सकती है। जवाब इस सवाल का खोजा जाना है कि अगर हर समुदाय का अलग पर्सनल लॉ हो तो क्या ये सभी पर्सनल लॉ संविधान सम्मत नहीं होने चाहिए? हमने शुक्रवार को नलसर कॉलेज के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा साहब से बातचीत की थी सवाल जवाब के अंदाज में। कुछ सवाल और रह गए थे जिन पर आज बात करेंगे। इस बीच निवेदिता मेनन का एक और लेख चर्चा में फिर से आ गया, पुराना लेख है। उन्होंने कुछ सवाल उनके लेख से पैदा होते हैं जिसमें कहा है कि क्या हिंदू कोड बिल में जेंडर जस्टिस है, क्या वही मॉडल है या इसमें सुधार की जरूरत है? अगर सभी पर्सनल लॉ की जेंडर जस्टिस प्रथाओं का एक जगह संकलन किया जाएगा, क्या ऐसा होने वाला है? क्या यूसीसी के तहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे?
क्या भारत के सभी नागरिक एक समान उत्तराधिकार कानून से शासित होंगे, गवर्न होंगे? वित्त मंत्री जेटली और निवेदिता मेनन बार बार जेंडर जस्टिस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कानून की नजर में स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव ना हो। बहुत सारे ट्विटर, फेसबुक पर बेटियां हैं, पत्नियां हैं और सहेलियां हैं जो जेंडर जस्टिस की बात कर रही हैं और वकालत कर रही हैं कि एक तरह से हिंदू कर रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो उन्हें यह भी एक तरह से ट्वीट करना चाहिए कि जो कानून से उन्हें अधिकार मिला है कि पिता की संपत्ति में उन्हें भी हिस्सा मिलेगा, तो कितनी बेटियों को यह हिस्सा मिला है वो ट्वीट कर सकती हैं, फेसबुक पे कर सकती हैं। और मुस्लिम महिलाएं भी जो बार बार मेहर की वकालत करती हैं कि मेहर का प्रावधान है, वो भी ट्वीट कर सकती हैं कि उन्हें मेहर की रकम का होता क्या है, उन्हें मिलता भी है या नहीं। हम फैजान साहब से बात करेंगे इन सब पर। निवेदिता मेनन के लेख से एक और सवाल है जिसपे हम बात करेंगे कि आदर्श शादी क्या होनी चाहिए। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो या 7 फेरे लेकर 7 जन्म का रिश्ता हो? निकाह में मुस्लिम औरतों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही निवेदिता मेनन ने पूछा है कि क्या ऐसा सिस्टम हिंदुओं में नहीं है तो क्या मेहर को अन्य समुदाय में आप लागू कर सकते हैं? वित्त मंत्री कहते हैं लॉ कमीशन के सामने जाकर बहस कीजिए। उनके जो सवाल है वो बेहद बुनियादी हैं, जैसा ये मेरी अपनी राय है कि उन सवालों में उतनी क्षमता है नहीं। आप देख सकते हैं तमाम लेखों में आपको गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आएगा। हम इसके बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं। निवेदिता मेनन ने लिखा है कि गोवा में 1939 में पोर्तुगीज सिविल प्रोसीजर कोड 1939 ऑफ गोवा लागू हुआ। यह ना तो यूनिफॉर्म है यानी समान है, ना ही इससे जेंडर जस्टिस होता है। अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए शादी के कानूनी प्रावधान है वहां पर। उनके अनुसार गोवा में हिंदुओं के रीति रिवाज और चलन को मान्यता दी गई है, जिसमें सीमित तरीके से लिमिटेड का इस्तेमाल किया है। हिंदुओं को बहुविवाह की अनुमति है। क्या वाकई ऐसा है? क्या गोवा का सिविल कोड सभी समुदायों की पत्नियों को एक तरह से 50% हिस्सेदारी देता है? कितना मिल रहा है? क्या कोई बता सकता है? इसकी कोई हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो हम बात करेंगे आज हम फैजान साहब से जो शुक्रवार की बातचीत थी उस पे बहुत सारे सवाल वहीं रह गए थे। हम चाहेंगे कि आज भी सवाल जवाब के अंदाज में ये बातचीत हो। हमारा पहला सवाल, फैजान साहब आपका स्वागत है। नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के वाइस चांसलर हैं आप, और पहला सवाल अरुण जेटली ने जो फेसबुक पोस्ट लिखा है उसके संदर्भ में ही है कि हर समुदाय का अलग पर्सनल लॉ होना चाहिए या सभी पर्सनल लॉ संविधान सम्मत होने चाहिए। आप इस राय को किस नजर से देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लायंट होने चाहिए, कंप्लायंस? मैं क्योंकि संविधान पढ़ाता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रोफेसर हूं, तो मेरा कमिटमेंट बहुत भारत के संविधान में और देश के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में होता है। और सारे अल्पसंख्यकों को ये मानना चाहिए कि वो आजकल की जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं उसमें उस देश का जो संविधान होगा वो सुप्रीम लॉ होगा। अब होता यह है कि अक्सर संविधान ही जो है वो विभिन्नताओं के लिए एक राइट क्रिएट कर देता है। संविधान ही कस्टम्स और रीति रिवाजों को रिकॉग्नाइज करता है, उनको वो स्पेस दे देता है। जैसे तो मैं जेटली साहब के प्रश्न पे आने से पहले रवीश एक बात बहुत जल्दी से कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में अब ये चल रहा है कि क्या सारा लॉ जो है वो राज्य ही बनाएगा या राज्य नहीं बनाएगा। तो मैं अभी अमेरिका का एक सर्वे बताऊं रवीश आपको, जो तकरीबन 1500 कंपनीज के बारे में है, और इस सर्वे में ये निकल के आया है कि 85% इन कंपनीज ने अपने मामलात आर्बिट्रेशन के तहत हल किए हैं, यानी अमेरिकन लॉ के तहत नहीं हल किए हैं। और जब भी आर्बिट्रेशन कंपनीज करती हैं, लॉ भी स्वयं बना लेती हैं। ब्रिटेन में चल रहा है कि डेथ ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम हो रहा है। तो ये जो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का मामला है, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस। तो सिविल लॉ में राज्य ही कानून बनाएगा, इस पे बड़ा विवाद है। और क्योंकि संविधान स्वयं एक ऑटोनॉमी देता है हर व्यक्ति को या डिफरेंट ग्रुप्स को और कल्चरल कम्युनिटीज को, तो ये पॉसिबल है कि संविधान समानता का अधिकार भी दे और धर्म का अधिकार भी दे। और ये जो पर्सनल लॉज हैं, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है रवीश, ये सिर्फ आर्टिकल 25 का मामला नहीं है, ये आर्टिकल 29 का मामला भी है कि ये उनकी कल्चर है। तो उस कल्चर के तहत शादी होती है और उस शादी के कल्चर को लॉ प्रोटेक्ट करता है।
अब ये जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, इसने और इससे पहले अंग्रेज जजेस ने, इन्होंने हिंदुओं को एक कम्युनिटी समझा और मुसलमानों को एक कम्युनिटी समझा और ब्राह्मणाइजेशन ऑफ हिंदू लॉ कर दिया। यानी जो ब्राह्मणिकल कस्टम्स और रिचुअल्स थे उनको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो अब हिंदू मैरिज एक्ट में अब आ गया कि सतपति होगी और कन्यादान होगा। अब ये सतपति और कन्यादान ब्राह्मणिकल हैं, तो इसमें जो और हमारे शादी के तरीके हैं, गंधारा मैरिजेस हैं और तरीके की राजस्थान में और कलकत्ता में तरह तरह की हैं, उनके लिए स्पेस नहीं मिला। तो मेरा फंडामेंटल आंसर तो यह है कि अगर कोई संविधान धर्म की स्वतंत्रता नहीं देना चाहता तो वो कह सकता है, उसे यह हक है कि पूरे देश का कानून एक समान होगा। लेकिन समानता के अधिकार का मतलब सेमनेस नहीं है। मैंने पिछले फ्राइडे में भी कहा था रवीश कि जो विद इन द क्लास लॉ विल बी सेम। तो अगर मुसलमान एक क्लास हैं, हिंदू एक क्लास हैं, तो सारे हिंदुओं के लिए एक लॉ होगा, सारे मुसलमानों के लिए एक लॉ होगा। तो ये संविधान स्वयं एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए एक स्पेस क्रिएट करता है, और अगर वो स्पेस संविधान ने क्रिएट किया है तो उससे समानता के अधिकार का हनन नहीं होता। ठीक है। लेकिन राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि पर्सनल लॉ भी जस्ट रहें। अगर पर्सनल लॉ में सती का प्रावधान है या पर्सनल लॉ में औरतों के जो राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा उनका हनन हो रहा है, तो राज्य को ये शक्ति हासिल है अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में कि वो सोशल वेलफेयर में कोई लॉ इस तरीके का लाके बनाए। राइट। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या पर्सनल लॉ में शरिया का पालन अगर किया जा रहा है तो इससे संविधान के अधिकार क्षेत्र में का हनन होता है? क्या अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है तो भारत के संविधान का विरोध कर रहा है वो? ये रवीश बड़ा कुछ चैनल्स पे चल गया कि अगर आप शरिया मानते हैं या आप एक लॉ एक कंट्री को अपोज कर रहे हैं तो आप संविधान को अपोज कर रहे हैं। अब इसमें मसला यह है रवीश कि लोग संविधान को नहीं पढ़ते। अभी पिछले फ्राइडे में जो बातचीत हुई उसके बाद मुझे कई लोगों ने कहा कि आप तो संविधान पढ़ाते हैं, फेडरलिज्म का क्या होगा? अब आप सोचें रवीश के जब देश में शक्तियों का विभाजन है संसद केंद्र और राज्य के बीच, तो 66 मैटर्स ऐसे हैं जिन पर राज्य कानून बनाएंगी और 44 ऐसे मैटर्स हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। तो आप ये सोचें कि कम से कम 100 मैटर ऐसे हैं जिन पर राज्य और केंद्र का कानून अलग होगा। तो अगर कोई ये कहता है कि बहुत ही निजी मामलात में शरिया, अब एक तो शरिया शब्द गलत है। शरिया जो है इसका ताल्लुक काफी जो है वो सेक्रेडनेस से या ईश्वर से है, जबकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है रवीश ये फिक्ह है। फिक्ह का मतलब है पर्सनल लॉ। तो लॉ जो है इसमें ह्यूमन एलिमेंट मैंने पहले भी कहा बहुत ज्यादा है। तो पर्सनल लॉ को ये कह देना कि ये कुरानिक लॉ है ये शायद सही नहीं है। पर्सनल लॉ जो इंडिया में है ये इस्लामिक लॉ नहीं है, ये हनफी लॉ है। और कितने ऐसे जजमेंट्स हैं प्रीवी काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट के, जहां उन्होंने ये कहा कि अगर कोई रिलीजियस टेक्स्ट है यानी स्मृति या श्रुति या कोई सेक्रेट टेक्स्ट है और कोई कस्टम है तो कस्टम जो है वो सेक्रेट टेक्स्ट पे प्रिवेल करेगी। सारा झगड़ा क्या है कि क्या किंग्स लॉ प्रिवेल करेगा या समाज के लोगों की जो रीति रिवाज हैं उनके लिए कोई स्पेस होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई अगर ये कहता है कि साहब पर्सनल लॉ चलने दिया जाए लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म्स हों, उसमें कोई जस्टिस का एलिमेंट लाया जाए, तो वो संविधान के विरुद्ध है या संविधान की जो सुप्रीमेसी है उसके विरुद्ध है। ठीक है। मैं तीसरा मेरा सवाल है कि 1937 का शरिया कानून जो था आर्टिकल 13(1) के बाद असंवैधानिक हो गया क्योंकि 3 तलाक और बहुविवाह के मामले में ये बराबरी के मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाते। क्या ये सही है? रवीश फिर वही बात है, बहुत छोटा सा एक्ट है, 6 सेक्शंस हैं 1937 के कानून में। और इसमें कहीं ट्रिपल तलाक का या पॉलीगैमी का जिक्र नहीं है। तो जो हमारा अनुच्छेद 13(1) है वो ये कहता है कि कोई भी संविधान से पहले का कानून जो है अगर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वो नल एंड वाइड हो जाता है।
तो शरीयत एक्ट में कहां यह लिखा है कि आप पॉलीगैमी कीजिए, या शरीयत एक्ट में कहां यह लिखा है कि आप 3 तलाक दीजिए? वहां तो शब्द सिर्फ तलाक है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें भी वो एक सब्जेक्ट बताया गया है कि तलाक के मामले में, शादी के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, विल के मामले में अगर दोनों पार्टीज मुसलमान हैं तो उन पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा। ये कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत मुसलमान कस्टम्स ऐसी मानते थे जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं थी। अब उसमें जैसे मैं आपको बता दूं, कश्मीर में ही ले लें तो कश्मीर में जो एडॉप्शन है वो अलाउड है और रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं है। कश्मीर में बेटियों में 2 प्रकार की बेटियों का वो जिक्र करते हैं कि अनमैरिड डॉटर को अलग शेयर है और मैरिड डॉटर को अलग शेयर है। तो बहुत सी ऐसी कस्टम्स थी, गुजरात में बहुत सी ऐसी कस्टम्स थी जो इस तरीके की थी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि शरीयत एक्ट कहीं पे कह रहा है कि पॉलीगमी कीजिए, या शरीयत एक्ट ने कहीं कहा हो कि आप 3 तलाक एक बार में दे दें। और रवीश याद रखें कि ये जो केस चल रहा है जिस पे इतनी 3 तलाक पे सारे चैनल्स पे बहस हो रही है, ये 3 तलाक की समाप्ति की बहस नहीं है। ये बहस सिर्फ इतनी है कि क्या एक बार में बिना कोई सलाह किए हुए, कोई शादी को बचाने की, रिकंसिलिएशन की कोई कोशिश किए, अगर एक झटके में 3 तलाकों से शादी टूट जाए तो वो तलाक गलत है। 3 तलाक की अपोजिशन नहीं हो रही है इस बहस में। ये जो BMMA है जिनका उन्होंने सारा सर्वे वगैरह किया, गो के उस सर्वे में के बारे में भी बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं और मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, मगर ये दोनों जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू से शादी की है, इसलिए कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी है मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिफॉर्म के बारे में और कितना कम्युनिटी उनको मानेगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं रवीश कि ये शरीयत एक्ट में शब्द पॉलीगैमी या 3 तलाक नहीं आई है और ये सारी पेटिशन BMA में भी ये कह रही है कि कुरानिक लॉ कर दीजिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो पर्सनल लॉ है वो कुरानिक लॉ नहीं है, वो हनफी लॉ है और हनफी लॉ की किताब है हिदाया और उस किताब के ऊपर भी फिर जजेस के जजमेंट्स हैं। जो मुस्लिम लॉ इंडिया में है उसमें बहुत से अंग्रेज जजेस के बहुत खराब जजमेंट दिए हुए हैं, वो भी उस पर्सनल लॉ का हिस्सा है। ठीक है, मैं एक और बात जानना चाहता हूं आपसे व्यक्तिगत कि ये लोग कह रहे हैं कि 3 तलाक खराब व्यवस्था है, इसे खत्म कर देना चाहिए। क्या आप इस राय के नहीं हैं? क्योंकि कई पूर्व मुस्लिम अल्पसंख्यक पर्सनल लॉ अल्पसंख्यक आयोग के जो पूर्व चेयरमैन हैं ताहिर महमूद साहब या तमाम महिलाएं जो हैं वो फेमिनिस्ट लाइन पे अपने अधिकार को ये डिफेंड कर रही हैं। वो कह रही है कुरान में हमें ये हक दिया गया है, पर्सनल लॉ में नहीं है। जो कुरान में कहा गया है तलाक की जो प्रक्रिया है वही होनी चाहिए, पर्सनल लॉ वाले प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे रवीश कहा कि ये जो लॉ को मानते हैं ये कुरानिक लॉ नहीं मान रहे हैं, ये हनफी लॉ मान रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा इस लॉ में बहुत ह्यूमन एलिमेंट है। तो ये क्योंकि हनफी लॉ है तो हनफी जूरिस्ट जो हनफी विद्वानों ने लिखा है ये उसको मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर 3 तलाकें एक बार में ना हो तो उससे क्या औरतों का फायदा होने वाला है? मैं समझता हूं कि इसमें रिफॉर्म ये होना चाहिए कि तलाक चाहे 3 एक बार में हो जाएं, लेकिन उससे पहले क्या सेटलमेंट हुआ कि क्या अधिकार होंगे उस औरत के जिसको तलाक दी जा रही है, क्या लायबिलिटीज होंगी उस हस्बैंड की, और इसको कहते हैं तलाक मुबर्रा, यानी एक म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो। और अगर म्यूचुअल कंसेंट जो है वो 3 तलाक एक बार में देने से पहले भी हो गई और उससे पहले शादी को बचाने के रिकंसिलिएशन के एफर्ट्स हो गए और 3 महीने का समय गुजर गया तो फिर वो ठीक है, वो रिफॉर्म होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना यह चाहिए इस जजमेंट में, अगर उनको कोई जजमेंट देना है, कि हम किसी भी मुस्लिम शादी में इस बात को इंप्लिसिट मानेंगे कि तब तक कोई तलाक नहीं होगी। ये कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट 2002 में, जब तक कोई पहले एफर्ट रिकंसिलिएशन के ना हुए हों, यानी इंस्टेंट तलाक गलत होगी। और अगर कोई समझौते के तहत हो रही है तलाक और उसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमिन हो गई समझौते में, जिसमें लड़की की तरफ से भी लोग बैठे थे, लड़के की तरफ से भी लोग बैठे थे, मेन मुद्दा मेरे हिसाब से यह है कि जिसको तलाक हो रही है क्या उसके राइट्स और जो तलाक दे रहा है क्या उसकी लायबिलिटीज हमने अच्छे तरीके से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत
तय कर दी हैं या नहीं तय कर दी हैं, ये है मेन क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं ऐसे ही शायद सुप्रीम कोर्ट को इस केस में ये कहना चाहिए कि हर मुस्लिम शादी में ये माना जाएगा कि जब तक कोई मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर सकता, जब तक पहली शादी की सहमति ना, पहली पत्नी की सहमति ना हो और उसको ऊपर जस्टिस करने के पूरे उसके पास पावर्स हों, उसके पास मीन्स हों, और ये जो पहली पत्नी है उसके सारे अधिकारों को पूरी तरह सिक्योर कर लिया हो। ठीक है, जब तक ये ना हो तब तक नहीं होगी कोई दूसरी शादी। इसलिए ये रिफॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बोर्ड वाले भी इतने नाराज नहीं होंगे। तो फिर मैं आपसे यहां एक सवाल पूछ लेता हूं, सवाल इसको मैं आगे पूछने वाला था। ये बहु विवाह वाली बात आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि पहली अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली शादी तलाक या पहली शादी कि उसे ठीक कर लिया जाए? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि जो ये पॉलीगैमी है वो इस्लाम का कितना इंटरनल पार्ट है, अंतरंग हिस्सा है, और अन्य समुदायों में भी ये कितना है, बार बार लेकर इसे मुस्लिम शादियों की एक तस्वीर बनाई जाती है। आप कितने ऐसे मुसलमानों को जानते हैं जिनकी 4 बीवियां हैं? मैं तो किसी को नहीं जानता। इस्लाम में पूछेंगे, हाँ जी, इस्लाम में अगर पूछेंगे तो इस्लाम में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पॉलीगमी है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि कुरान ये कहता है कि क्योंकि तुम 2 बीवियों में जस्टिस नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम एक करो। और 2 बीवियों में जस्टिस ये नहीं होगा जैसे एक आदमी 2 सेब ले आए और एक बीवी को एक सेब दे दे और दूसरी को दूसरा, ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि हर सेब का टेस्ट अलग होगा, इसलिए दोनों सेब के 2-2 टुकड़े किए जाएं और वो बांटे जाएं। तो कुरान ने साफ कहा कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए इस्लामिक लॉ ये है कि मोनोगमी इज द रूल, और ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है कि कुछ खास हालात में आपको शायद दूसरी शादी की इजाजत दी जाए। अब ये जो आजकल वेस्ट में, अमेरिका में ये बात चल रही है रवीश, 2001 से अब तक जो है पॉलीगैमी की सपोर्ट डबल हो गई है यूनाइटेड स्टेट्स में। वहां कहा जा रहा है 2040 तक पॉलीगैमी रेस्ट्रिक्टेड अलाउ की जाए कि अगर कोई 2 मियां बीवी हैं, उनमें आपस में बहुत मेल है लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं है, वो कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहते हैं, पहली पत्नी को इसमें कोई एतराज नहीं है तो दूसरी शादी कर लें, पहली पत्नी के सारे राइट प्रोटेक्ट कर दें। हमने ये लॉ बनाया है कि ये अपनी उस प्यार करने वाली पत्नी को पहले तलाक दे, कब किसी दूसरे से शादी करे। या हमने जो हिंदू लॉ बनाया 1955 से पहले, आपको मालूम है कि हिंदू लॉ में भी 1 से ज्यादा बहुविवाह अलाउड थे। जब हमने उसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया तो अब उसके बाद आप देखिए कि ये इलीगल है, लेकिन हिंदूज मुसलमानों से ज्यादा शादी करते हैं, क्योंकि दूसरी शादी करने का कोई ताल्लुक धर्म से नहीं है, इसका ताल्लुक पॉकेट से है, इसका ताल्लुक हालात से है। तो अब आप ये देखिए कि जो हिंदू लॉ में कोई दूसरी बीवी आ जाती है तो दूसरी बीवी को हमने कीप कहा, कंकुबाइन कहा, उसको कोई राइट नहीं दिया। और पहली बीवी से यह कहा जाता है कि तुम जो हो ये साबित करो कि दूसरी शादी हो गई। और यही रवीश मैं आपको बता दूं कि कई टीवी चैनल्स पे ये बात चल रही है कि साहब रिचुअल तो धर्म के हिसाब से होंगे और राइट्स लॉ के हिसाब से होंगे, पर लॉ इसमें रिचुअल और धर्म में बहुत मिला हुआ है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में यह कहा गया कि मैरिज जब वैलिड है जब उसका सोलोमनाइजेशन हो, और सोलोमनाइजेशन होगा सतपति से और कन्यादान से। और कन्यादान आप समझ लीजिए कितना जेंडर जस्टिस करता है। अगर आपको गिफ्ट दी जा रही है औरत विद ज्वेलरी एंड विद मनी, तो ये तो वैसे ही आप डाउरी को इनकरेज कर रहे हैं। और कई ऐसी शादियां हुई, कई हाईकोर्ट के ऐसे जजमेंट हुए रवीश कि अगर हस्बैंड ने ये कहा हां मेरी दूसरी बीवी है, उसको नहीं माना गया कि ये बायगमी है। उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर कराई, उसको शादी नहीं माना गया। उसकी गंधारा कस्टम के तहत शादी हुई, उसकी तिरुपति टेम्पल में शादी हुई, उसमें शादी नहीं हुई। तो ज्यादातर केसेस जो हिंदू बायगमी के गए अदालत में, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं रवीश, वहां कोर्ट ने हिंदू हस्बैंड को सजा नहीं दी, बल्कि कहीं कहीं ये कह दिया, जहां पैटर्निटी का भी क्वेश्चन उठा कि ये साहब बच्चा इलिजिटिमेट है लेकिन शादी को हम इनवैलिड मानते हैं इसको। तो क्या करते हैं, जब कोई हिंदू मर्द दूसरी शादी करता है तो वो सतपति और कन्यादान वाली प्रैक्टिस नहीं करता,
और किसी और तरीके से शादी कर लेता है और इस शादी को शादी नहीं माना जाता, इसलिए उसको कभी भी कोर्ट सजा नहीं देती। सरला मुदगल के केस में भी जो लोग गए थे वो सब वो पत्नियां थी रवीश जिनके पतियों ने दूसरी शादी कर ली थी मुसलमान होके। तो क्या हम बाइगमी के लॉ को मुसलमानों से इसलिए ले रहे हैं सिर्फ क्योंकि हिंदूज मुसलमान हो के शादी कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं हुई। अगर जेंडर जस्टिस आपको करना है तो जो ऐसे लोग हैं दूसरी है उसके अधिकारों को सुरक्षित करें। इस्लाम अपनाकर अपनी दूसरी शादी को मान्यता दिलाई जब बाद में विवाद हुआ। तो हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी सवाल हैं, तो थोड़ा रैपिड फायर टाइप में अभी विस्तार से हो गया और उन सवालों को अभी 10-12 सवाल और हैं उनको मैं लेना चाहता हूं। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। हम ब्रेक से लौट आए हैं। इस सेगमेंट में कोई 5-1 मिनट हमारे पास है। मेरा सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या वाकई मुस्लिम पहचान को कोई खतरा है? और आपने शुक्रवार को कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ही हमारे देश में, थोड़ा सा इसे भी स्पष्ट कीजिएगा। हाँ रवीश, देखिए मेरे पास भी कई लोगों ने कहा कि साहब क्रिमिनल लॉ आपने कहा यूनिफॉर्म है, पर यह बात सही है कि क्रिमिनल लॉ भी पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों को भी क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करने का राइट है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 132 अमेंडमेंट राज्यों ने किए हैं। इसी तरह इंडियन पीनल कोड में भी बहुत से अमेंडमेंट किए हैं, जिसको केंद्र ने कहा कि साहब इसमें बेल हो जाएगी, राज्य ने कहा नहीं बेल नहीं होगी। केंद्र ने कहा कि इसमें साहब वारंट के बिना अरेस्ट नहीं होगी, राज्य ने कहा वारंट के बिना अरेस्ट होगी। तो क्रिमिनल लॉ भी एक नहीं है और सीपीसी भी एक नहीं है, बहुत से अमेंडमेंट हैं। और हद तो यह है रवीश के जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उस स्पेशल मैरिज एक्ट में भी हमने हिंदुओं की बहुत सी कस्टम्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। जैसे ये कि साहब कजिन्स में शादी नहीं हो सकती, ये हिंदू लॉ की प्रॉब्लम थी। 1955 में जब हमने लॉ बनाया तो हमने कहा कि साहब ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज होंगी। तो जो आप देश का एक कॉमन कोड बना रहे थे तो उसमें हर तरह की आपको आजादी देनी चाहिए थी। फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ 63 में। उस अमेंडमेंट के बाद भी अभी हिंदू कम्युनिटी एडवांटेजियस पोजीशन में है, उनकी बहुत सी प्रैक्टिसेस रिकॉग्नाइज्ड हैं और मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की प्रैक्टिसेस रिकॉग्नाइज नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जब आप अपना स्पेशल मैरिज एक्ट जो ऑप्शनल सिविल कोड था उसको भी अभी एक जेंडर जस्ट और यूनिफॉर्म नहीं बना पाए। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं रवीश कि अगर दो हिंदुओं ने शादी की, अपना समझिए सतपति और कन्यादान वाली, उसके बाद जाके सेक्शन 16 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके उसे रजिस्टर कर लिया, तो 1976 का संशोधन कहता है कि इस शादी के बच्चे और उनके बच्चे जो हैं उनके ऊपर जायदाद का बंटवारा हिंदू लॉ के तहत होगा, न कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। तो इसका मतलब आपने जो कॉमन सिविल कोड एक आइडियल बनाई थी उसमें भी पर्सनल लॉस को मेजॉरिटी कम्युनिटी के पूरा स्कोप दे दिया और ये कोई सही बात नहीं हुई। इसका मतलब ये कि आप चाहते नहीं है कि यूनिफॉर्म लॉ बने। तो वहां भी एक तरह से पर्सनल लॉ को मान्यता है, मैंने संविधान और कानून की आधुनिक व्याख्या के हिसाब से कम है जो प्रावधान है हिंदू कोड बिल की, है ना? पर्सनल लॉ भी वो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी का आपने रिकॉग्नाइज कर लिया और माइनॉरिटी कम्युनिटीज का नहीं रिकॉग्नाइज। अब मेरा एक सवाल है कि जो पॉलीगेमी है, बाइगेमी है, निकाह है, हलाला है, 3 तलाक है, इनका समाधान क्या होगा? ये मानते तो हैं सब लोग कि ये औरतों के हक के खिलाफ है। इसका समाधान रवीश ये है, एक नया थ्योरी ये चल रही है कि मैरिज को भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक बिजनेस मॉडल, एक पार्टनरशिप माना जाए और इस पार्टनरशिप और इस कंपनी में पार्टीज बैठ के तय करें कि क्या अधिकार होंगे, कौन इस शादी से बाहर जाएगा, किस हालात में जाएगा, किन अधिकारों और किन लायबिलिटीज के साथ जाएगा। अगर हम शादी को एक बिजनेस मॉडल, एक प्राइवेट कंपनी मान लें और शादी से पहले ही हम अधिकार औरत के और मर्द के तय कर दें तो मैं समझता हूं प्रॉब्लम हल होगी। और हमको इसमें ये भी एक लिमिटेड पॉलीगेमी भी कभी ना कभी, चाहे हम अदालत की परमिशन से अलाउ करें लेकिन कर दें, इसलिए क्योंकि रवीश ये जो इलीगल बाइगमी है जिसमें हिंदू औरतों का जो दूसरी पत्नियां हैं उनका बहुत उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे बेहतर यह है कि हम पॉलीगमी जो मुसलमानों में अलाउड है वो सब में अलाउड करें, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड पॉलीगमी, ठीक है, जिसमें हम औरतों के हम देखेंगे कि और क्या मतलब इस पे प्रतिक्रिया आती है। मगर इस जवाब पे मैं उम्मीद करता हूं कि खूब प्रतिक्रिया आएगी। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि
एक 1.5 मिनट है हमारे पास। ये आर्टिकल 44 को लेकर इसका क्या, आपने पिछली बार भी कहा था कि इसे लेकर अपनी टिप्पणी की थी, लेकिन बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हुई थी कि वित्त मंत्री ने भी अपने पोस्ट में कहा है कि ये आर्टिकल 44 के कुछ शब्द हैं। जैसे मैंने कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की बात नहीं हो रही है। दूसरे इसमें शब्द है एंडेवर, ये नहीं है कि इनेक्ट किया जाए। इसमें शब्द है कि राज्य एंडेवर करेगा, और राज्य की परिभाषा अगर आप आर्टिकल 12 में देखेंगे तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ बना सकती है पूरे देश के लिए? तो आर्टिकल 44 का मकसद ये है कि राज्य सिविल लॉज में कोशिश करते रहे कि यूनिफॉर्मिटी ज्यादा से ज्यादा आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक वन गो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दें। हम धीरे धीरे करके रिफॉर्म करें। जैसे कभी हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लिया, कभी हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना लिया, कभी हमने कोई और लॉ बना लिया। पीस मील रिफॉर्म, छोटे छोटे रिफॉर्म अलग अलग करके करेंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक बार में ही पूरी सारी कम्युनिटीज का लॉ खत्म करके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसको देश का बहुसंख्यक समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुसंख्यक समाज ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली को जो टैक्स बेनिफिट है वो खत्म हो जाए। बहुसंख्यक समाज कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेहर जो है उनको भी देना पड़े, या कन्यादान और सतपति की प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएं। तो जो देश में कॉमन लॉ लोगों का है, अपनी कस्टम्स, अपने रीति रिवाज, उनके लिए एक स्कोप आपको बनाना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि उन रीति रिवाजों के चलते औरतों के अधिकारों का हनन ना हो और एक जस्ट कोड बने। कोड का मतलब रवीश ये नहीं होता कि एक लॉ। अब देखिए, हिंदू कोड बिल में भी एक लॉ नहीं है। मैरिज एक्ट अलग है, सक्सेशन एक्ट अलग है, एडॉप्शन एक्ट अलग है, तो कई लॉज अलग अलग होके भी कोड कहलाते हैं। अब ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद कुछ ही सवालों की गुंजाइश बचेगी, हम पूछेंगे जरूर छोटे से ब्रेक के बाद। फैजान साहब, हम ब्रेक से लौट आए हैं। अब मेरा सवाल जो है, ये गोवा का जो पोर्तुगीज सिविल प्रोसीजर लॉ कोड है, इसके बारे में जैसे निवेदिता ने लिखा है कि ये लिमिटेड में अर्थ में हिंदुओं को पॉलीगमी की अनुमति देता है, या बाइगमी का इस्तेमाल किया है उन्होंने। और उन्होंने इसके बारे में ये भी कहा कि ये ना तो यूनिफॉर्म है पूरी तरीके से, ना ही ये जेंडर जस्टिस करता है। इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? मैं थोड़ा समझना चाहता हूं इसके बारे में। हाँ रवीश, एक तो ये कि कोई भी लॉ जो है वो पूरी तरह जेंडर जस्टिस करेगा, इस पे बहुत प्रश्न उठ सकते हैं। अब देखिए, गोवा में उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू दंपत्ति हैं और उनकी 25 साल तक जो है अगर कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी कर सकता है, या 30 साल तक नहीं हुआ तो वो डिवोर्स कर सकता है। इसी तरीके से इसमें कोई ऐसे ये नहीं है कि सब यूनिफॉर्म है। मुसलमानों के ऊपर गोवा में अब भी शास्त्रिक लॉ लागू है, हिंदू शास्त्रिक लॉ लागू है। तो ये एक अच्छी पहल थी जो पोर्चुगीज ने की, लेकिन ये कोई आइडियल लॉ नहीं है, क्योंकि इस आइडियल लॉ में, जैसे आपने कॉमन प्रॉपर्टी का अपने इंट्रोडक्शन में बात कही थी, कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है कि वो प्रॉपर्टी बराबर से बांटी जाए। मैं जानना चाहता हूं, क्या देश में हमारे बहुसंख्यक समाज इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हम मैरिड प्रॉपर्टी लॉ लाएं? और इसके लिए जब जब बात हुई, यूपीए सरकार ने भी लाने की कोशिश की, तो कई फिल्म एक्ट्रेसेस ने टीवी पे, मुझे याद है पूजा भट्ट वगैरह ने उसको अपोज किया। तो ये कहना कि हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां शादी के बाद मियां बीवी ने जितनी चीजें अलग अलग एक्वायर की हैं उनको मिला के 50-50% बांट दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से वहां पे कई जेंडर इनजस्टिसेज हैं, जैसे निवेदिता ने बहुत अच्छी तरह अपने उसमें लिखा है। तो उस कोर्ट के बारे में मिथ है, ये सारे मिथ हैं। मैं क्या बताऊं रवीश कि इस देश में लॉ और फैक्ट से ज्यादा हम मिथ पे जाते हैं। जैसे मिथ ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरा खराब है, ये बात गलत है। आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर आप जाएं तो अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली तो पहली बीवी को डिवोर्स लेने का हक है, और उसको वैसी ही डिवोर्स देने का हक है जैसा मर्द दे सकता है। वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की पेटिशन से बाउंड नहीं है। तो काफी राइट्स प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी, और उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कि हमने ये समझ रखा है कि एक लॉ पूरा बुरा है और बाकी जो हमने राज्य ने लॉ बना दिया 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह, वो बहुत अच्छा है। ये बात सही नहीं है। 2005 के
अमेंडमेंट के बाद भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में पूरी तरह अभी भी जेंडर जस्टिस नहीं हुआ, और ग्राउंड रियलिटी यह है कि हिंदू औरतों को अभी भी प्रॉपर्टी में ज्यादातर शेयर नहीं मिल रहा है, और जहां मिल रहा है वहां सिर्फ नाम में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फी औरतों के नाम में कम है, उनका नाम लिख दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी पे उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। और जो हमारे लैंड लॉज हैं जो हमने आजादी के बाद बनाए हैं, उन लैंड लॉज में ज्यादातर राज्यों में हम आज भी स्त्रियों को हक नहीं दे रहे हैं। जब बेटे मौजूद हैं तो आप पहले बेटों को सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता बेटों। फैजान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे रोकना पड़ेगा। अगर ये महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है तो मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे आएं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, हिंदू महिलाएं भी सामने आएं और वो ये पूछें कि 2005 में जो संपत्ति का अधिकार मिला, कम से कम ट्वीट करें, वो लोग फेसबुक पे लिखें कि पिता की संपत्ति में उन्हें कितनी बराबरी मिली है और उन्होंने अपने बराबरी का अधिकार हासिल किया है या नहीं किया है। तो एक तरह से पता चलेगा कि इस कानून का सामाजिक असर कितना है, व्यवहारिक असर कितना है, और इस तरह के उदाहरणों से, अच्छे उदाहरणों से हम दूसरे समुदायों में भी दबाव बना सकते हैं कि देखिए वहां बेटियों को इतना मिल रहा है, यहां भी मिल सकता है पिता की संपत्ति में। तो ये बहस चलती रहनी चाहिए, जानकारियों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर, अलग अलग पहलुओं के आधार पर। फैजान साहब ने जो कहा वो अंतिम बातें नहीं है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होंगी, नए सवाल होंगे, उनका स्वागत है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।